गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चा अब तक आपने जितना भी इस टॉपिक में हमसे पढ़ा इस चैप्टर में वो सब याद करना बहुत आसान था बेटा। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया ना बेटा, ये मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ हुआ? लीवर में हुआ। लीवर ने यूरिया फॉर्मेशन कर दिया। अब बेटा वो ब्लड में आ गया सर्कुलेशन के तरफ से। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, अब ये कहाँ जाएगा? तो किडनी में जाएगा। और किडनी में किस चीज़ का होगा फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन होगा। करेक्ट। यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस है बेटा। पहला प्रोसेस क्या है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि मालफिजियन कार्पसल्स में होता है। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा सिक्रीशन। बेटा रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस साथ साथ में चलता है। हम दोनों तरह से बताएंगे। एक बार पहले साथ में बता देंगे दोनों को और फिर हम उसको अलग अलग लिखवा देंगे। तो बेटा चलते हम लोग आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा, जब यूरिन बन जाता है तो उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग भी बेटा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो है इसको हम लोग यूरोपोएसिस भी कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस का नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 मेन प्रोसेस है इन यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर जो हमने देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ये समझो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। जब भी कोई फिल्ट्रेशन हाई प्रेशर में होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। एक्चुअली किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ब्लड लेके आता है। रीनल आर्टरी रमीफाई इनटू एफरेंट आर्टरियोल, और ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड सप्लाई करता है नेफ्रॉन को। तो ये एफरेंट आर्टरियोल आया और ब्लड सप्लाई किया नेफ्रॉन को। यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के अंदर जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल पहुँचता है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लड कैपिलरी में। एफरेंट आर्टरियोल चेंज इनटू ब्लड कैपिलरी एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी हम देख रहे हैं ना, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी हो गया, एक गुच्छा बन गया ब्लड कैपिलरी का, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहीं पे होता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल्स टुगेदर कॉल्ड रीनल कार्पसल्स, जो हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं, या इसको मालफिजियन टिब्यूल कहते हैं। तो दिस इज द रीनल कार्पसल्स, हमने आपको डिटेल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है और ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों के बीच ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसमें 3 मेन लेयर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर जो है वो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ये जो ग्लोमेरुलस देख रहे हैं ना, ये भी किसी न किसी एंडोथेलियम सेल्स का बना होगा। तो हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो ये तो ब्लड कैपिलरी का एपिथेलियल सेल्स हो गया। दूसरा होता है बोमेंस कैप्सूल के ऊपर, ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है एपिथेलियल ऑफ वोमेंस कैप्सूल, जिसको हम लोग पोडोसाइट सेल्स भी कहते हैं। तो एपिथेलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल मेड अप ऑफ पोडोसाइट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ही है। इन दोनों सेल्स के बीच में, तो ये तो दूसरा लेयर हो गया
जिसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल्स। इन दोनों के बीच में पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी जो सेल होता है ना, वो सेल किसी न किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये एक बैकग्राउंड देता है, बेसमेंट देता है, इसीलिए इनको बेसमेंट कहते हैं। ये ग्राउंड देता है जिसके ऊपर सेल आराम से लाई कर सके। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन द 2 लेयर्स, तो टोटल कितने लेयर्स हो गए? 3 लेयर्स हो गए। इसी 3 लेयर्स के बीच में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसका मतलब है फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। तो यहाँ पर हमने साफ बता दिया, हमारा जो पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यानी कि दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो कि ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम सेल्स है, एंड पोडोसाइट्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। पोडोसाइट्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल यानी कि एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों के बीच में मौजूद कौन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन द 2 लेयर्स। तो इनके बीच ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, तो जो भी यूरिन फॉर्म होगा वो कहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा? यूरिनरी स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज यूरिनरी स्पेस। यहाँ पर आके फिल्टर्ड, जो भी फिल्टर्ड है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, वो यहाँ आके इकट्ठा होगा और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? तो दिस इज पीसीटी। और आपको पता है ना ये कैसा है? ये है डिसेंडिंग लिम्ब। तो पीसीटी से गुजरते हुए ये चला जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब में। आगे का पाथवे हम आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। तो ये है प्रोसेस जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना पोडोसाइट सेल्स, इसके दो पोडोसाइट सेल्स के बीच में बहुत ही माइन्यूट गैप होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। तो जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, तो बिटवीन जो गैप है, बिल्कुल स्मॉल एंड माइन्यूट गैप जो बिटवीन द पोडोसाइट सेल्स के बीच है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? फिल्ट्रेशन स्लिट कहा। उसके थ्रू सारा फिल्ट्रेट मटेरियल यूरिनरी स्पेस में आके इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, तो ऑफ कोर्स प्रेशर लगेगा, बहुत हाई प्रेशर लगेगा। यहाँ पे जो प्रेशर लगता है ना, वो कुल मिला के 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर होता है। एक का नाम है GHP। GHP का मतलब होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो ग्लोमेरुलस के द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। दिस इज कॉल्ड GHP। ये जो मैंने ब्लैक पेन से आपको दिखाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्लोमेरुलस का एक अपना वेट होता है, ग्लोमेरुलस का अपना एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है वो कहलाता है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसके बाद इस प्रेशर को अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए 2 मोर प्रेशर लगता है। 2 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर यहाँ पे लगते हैं। एक का नाम होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। देखो ये ग्लोमेरुलस के अंदर RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद को अपोज करेगा। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि कोई भी जब प्रेशर लगता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट खुद को भी अपोज करता है। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर लग रहा है, ये ब्लड प्लाज्मा के द्वारा लग रहा है, जो कि कैपिलरी के अंदर मौजूद है। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। ये फिल्टर होना नहीं चाहता। ये जो है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड कैपिलरी। तीसरा जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उसका नाम है CHP। CHP का मतलब होता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस इज CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो बोमेंस कैप्सूल है, तो बोमेंस कैप्सूल का जो लेयर है यानी कि पोडोसाइट सेल्स, ये भी तो अपोज करेगा एक प्रेशर। तो यहाँ से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड CHP, यानी कि कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस इज प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि बोमेंस कैप्सूल के द्वारा अपोज होता है। अब आप ये जान लो कि यहाँ पर जो
तीन तरह के प्रेशर डेवलप हुए। तो सबसे पहला प्रेशर जो डेवलप हुआ वो GHP यानी कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी इसके द्वारा प्रेशर डेवलप हुआ GHP। दिस इज GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद यानी कि आप इसको समझ सकते हो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको अपोज करने के लिए इसके अंदर मौजूद जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो खुद BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। अब बोमेंस कैप्सूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो है वो कहलाया CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर लगे। वन प्रेशर जो है GHP है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इसको अपोज करने के लिए जो बाकी के 2 प्रेशर हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो अपोज कर रहा है किसको, GHP को। यहाँ पर जो है आप जब स्टडी करते हैं तो GHP जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड में लग रहा है, 2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो सवाल उठता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो जो ओवरऑल प्रेशर है GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अगर हम इसमें BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर और CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ऐड करके GHP में सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब BCOP और CHP ये जो दोनों प्रेशर है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, किसको अपोज करने के लिए, GHP को अपोज करने के लिए। तो GHP में हम इसको दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो हमने वही काम किया है। यहाँ पर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम लोग देख रहे हैं इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो हम इससे क्या करेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल लेंगे। ये एक ओल्ड कंसेप्ट है जो आज के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया। पहले ऐसा मानना था कि GHP जो है ना, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये अबाउट 75 mmHg होता है, जबकि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो 30 mmHg होता है और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो 20 mmHg होता है। हमने यहाँ पे लिखा है GHP का जो वैल्यू है 75 mmHg, जबकि GHP को अपोज करने वाले जो 2 फोर्स हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इनका जो वैल्यू है BCOP का 30 mmHg एंड CHP का 20 mmHg। तो हमने 75 में से 30 प्लस 20 को माइनस कर दिया यानी कि 25 mmHg। तो 25 mmHg जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया। अब हमारे पास ऐसे टेक्निक आ गए हैं प्रेशर नापने का जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट और सही फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बताता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेप्ट अगर देखा जाए तो ये जो GHP है ना, ये हो गया 60 mmHg। 60 mmHg हमारा हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जबकि ये जो हमारा ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर है ये 30 नहीं है बल्कि 32 mmHg हो गया। दिस इज 32 mmHg। तीसरा जो है CHP जो हम लोग देख रहे हैं ये 18 mmHg कहलाया। आज का जो न्यू टेक्निक है, जो हम लोग फिल्ट्रेशन प्रेशर को जब मेजर किए तो हमें पता चला कि GHP 75 के जगह पे कितना है, 60 mmHg है। BCOP ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर जो है 30 mmHg की जगह पे कितना है, 32 mmHg है। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 20 mmHg की जगह पे कितना है, 18 mmHg। तो ये है ओवरऑल प्रेशर। तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर GHP 60 mmHg है तो हमने इसमें माइनस कर दिया BCOP और CHP को, जो कि 32 प्लस 18 mmHg था। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या डाटा मिला, 50। तो 60 माइनस 50 यानी कि 10 mmHg। हालांकि ये जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर और CHP है जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये अबाउट है। हम 100% करेक्ट कभी नहीं कह सकते कि ये डाटा फिक्स है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी जो हमें रिजल्ट मिला है वो 10 mmHg का मिला है। हालांकि ये डाटा 10 to 15 mmHg तक वेरी कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब BCOP 28 mmHg हमें मिलता है तो हमें 15 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्राप्त होगा, जबकि अगर BCOP 32 mmHg हमें मिलेगा तो
हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है 10 mmHg मिलेगा। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg बिट टू 15 mmHg। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, ताकि कभी गलती ना हो जाए। बोर्ड एग्जाम में या फिर अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि ओल्ड कंसेप्ट के द्वारा हमें बताओ व्हाट इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और जब हमें न्यू कंसेप्ट के द्वारा पूछा जाता है तो हम लोग बताते हैं 10 mmHg। 10 mmHg अगर ऑप्शन में 15 mmHg नहीं है तो आप 10 mmHg को करेक्ट करोगे, नहीं तो 10 mmHg टू 15 mmHg इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ये तो हो गया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये जो GHP है, GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये डाउनवर्ड में लगा। हमें पता चल गया इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है जो रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर हम रेट को कैलकुलेट करें तो व्हाट इज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका मतलब होता है बेटा द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में किडनी ने कितना फिल्ट्रेट तैयार किया, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे देखो, कोई भी हेल्दी ह्यूमन बींग्स है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना अबाउट 125 मिलीलीटर पर मिनट, 125 मिलीलीटर पर मिनट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें आवर में तो ये करीब करीब हो जाएगा 7 लीटर पर आवर, और अगर इसको हम कैलकुलेट करें पर डे में तो 180 लीटर पर डे। यानी कि ह्यूमन बींग्स में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 180 लीटर पर डे। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 180 लीटर यूरिन हम लोग डिस्चार्ज करेंगे इन वन डे, जबकि ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है हमारा वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाई पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। किसके द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यानी कि 180 लीटर का जो भी फिल्ट्रेट तैयार हुआ उसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ताकि वो मिनिमम यूरिन आउटपुट हो सके। तो अगर 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो 180 का जो 1% होगा वो करीब करीब 1 से लेके 1.8 लीटर पर डे। तो इसी कारण से ह्यूमन बींग्स जो यूरिन डिस्चार्ज करता है वो लगभग 1 लीटर टू 1.8 लीटर पर डे। यहाँ पे एक और बात है देखने वाला कि जो एवरेज जो है ना ह्यूमन बींग्स में 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, यानी हमारा किडनी एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर करता है, जो कि रफली अगर इस डाटा को देखा जाए तो हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है ये उसका 1/5 है। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी एक मिनट में फिल्टर करता है वो एक्चुअल में हार्ट के द्वारा पंप किया हुआ ब्लड का 1/5 है इन 1 मिनट। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का, जिसको एक टॉपिक का नाम दिया गया मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। बेटा इसमें होता क्या है कि ये जो नेफ्रॉन है इसमें हमने पीसीटी को कॉन्वोल्यूटेड था स्ट्रेट कर दिया है, डीसीटी को कॉन्वोल्यूटेड था स्ट्रेट कर दिया है। तो ये इस तरह का डायग्राम हमें मिल गया। अब देखो बेटा क्या है, ये जो है बोमेंस कैप्सूल यानी कि नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट है यानी कि माल्फिजियन कार्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी, ये कॉर्टेक्स रीजन में बेटा
यहाँ देखो हमने लिख दिया ऊपर, ये कॉर्टेक्स रीजन है, जबकि इसका जो लूप ऑफ हेनली है ना, ये मेडुला रीजन में है। जक्स्टा मेडुलरी होगा तो वो और भी ज़्यादा मेडुला रीजन में होगा, डीप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आया, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को लेके आया, यूरिया को लेके आया फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये कहाँ पहुँच गया, ये वाली जगह का नाम है बेटा यूरिनरी स्पेस में आ गया। यूरिनरी स्पेस में कैसे आ गया हम आपको बता चुके हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं यहाँ पे पोडोसाइट्स के बीच में। अब फिल्टर होने के बाद बाकी का बचा हुआ जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, इफरेंट आर्टेरियोल में। लेकिन जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस फिल्टर हो जाते हैं जो अभी भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वो फिल्टर हो गए, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है ये बन जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और ये वापस आएगा पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज़ का रीअब्जॉर्ब करना, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है। तो कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, HCO3 को रीअब्जॉर्ब करेगा, NaCl को रीअब्जॉर्ब करेगा, H2O को रीअब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, इनको रीअब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे बेटा 70 to 80% वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द यूजफुल सब्सटेंसेस। और न्यूट्रिएंट जो है ना यहाँ पे, अगर उसमें ग्लूकोज है तो बेटा 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा पीसीटी में। तो ये अपर में जो हम दिखा रहे हैं ना एरो, देखिए ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और ये रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नीचे आया, लेकिन यहाँ पर बेटा ये पैरेलल हो गया इसके, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है बेटा। अब ये जब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो यहाँ पर जो है ना रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ है, लूप ऑफ हेनली में बात करें तो। अब जब डीसीटी में आ जाते हैं, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ पे एक बात और समझो, यहाँ पे जो H2O का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है बेटा वो कंडीशनल है, शर्तों पे आधारित है। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट कम है तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर अमाउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ज़्यादा है, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का। और फिर ये कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा बेटा। कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, बहुत सारे ऐसे हैं बेटा जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उनको बाई फोर्स वापस भेज दिया जाता है, किस में, तो पीसीटी में, डीसीटी में एंड लूप ऑफ हेनली में। वो कौन से प्रोडक्ट हैं, हाइड्रोजन। इसका सिक्रीशन किया जाता है। हाइड्रोजन बिल्कुल पसंद नहीं बच्चे हमें, इसको कहाँ डाल दिए, पीसीटी में। पीसीटी से कहाँ चला जाएगा, सुसु में चला जाएगा। NH3 को कहाँ डाल दिए, पीसीटी में, कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सुसु में चला जाएगा। यूरिया कहाँ डाल दिए, इसको असेंडिंग लिम्ब में डाल दिए, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फाइनली सुसु में चला जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम जो एक्स्ट्रा है, जो हाइड्रोजन है, उसको कहाँ डाल दिए, डीसीटी में, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, सुसु में चला जाएगा। तो जो जिसको हमारा बॉडी नहीं पसंद करता उसको वापस डाल देते हैं, इसी को कहते हैं सीक्रीशन।
अब बेटा यहाँ पर जो है जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है इन सभी प्रोडक्ट का जो हमने ऊपर लिखा था, ये या तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, अगर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए तो चाहे हमें उसको एक्टिवली क्यों ना एब्जॉर्ब करना पड़े, उसको एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा है वो एक्टिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं और पैसिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट है। इसमें रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है यूजफुल सब्सटेंसेस का एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन। देखो बेटा सिक्रीशन ये वो सब्सटेंस है जो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान आ गए थे तो उनको एटीपी खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसको वापस भेजेंगे पीसीटी में, वापस भेजेंगे असेंडिंग लिम्ब में, वापस भेजेंगे डीसीडी। तो जो भी सिक्रीशन है वो 100% एक्टिव प्रोसेस है बेटा, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस भी है और पैसिव प्रोसेस भी है। तो ये आपको एनसीईआरटी में इस टॉपिक में समझाया गया है। अब बेटा उसी रीअब्जॉर्प्शन को अब हम यहाँ पर डिटेल में दिखा रहे हैं। अब तक हमने जो समझाया वो आप समझ गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसको अच्छे से दिखा ताकि आप भूल ना जाओ। हमने क्या किया यहाँ पर देखो बेटा, रीअब्जॉर्प्शन बता रहे हैं आपको। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा तो पीसीटी में, लूप ऑफ हेनली में, डीसीटी, सीटी, सीडी में। तो पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बेटा एक्टिव एंड पैसिव दोनों हो सकता है बेटा। एक्टिवली भी एब्जॉर्ब हो सकता है और पैसिवली भी एब्जॉर्ब होता है, यानी दोनों मेथड अलाउड है बेटा। जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन इज ऑलवेज 100% एक्टिव, सिक्रीशन कभी भी पैसिवली नहीं होता। लेकिन जो भी रीअब्जॉर्प्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा, एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बेटा ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल, ये हो गया इफरेंट आर्टेरियोल, और ये पीसीटी। पीसीटी के बेटा बगल में दोनों क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। वहाँ पर बेटा बनाने में नहीं बन रहा था, यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये भी क्या है बेटा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये दोनों पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किसको सराउंड किए हुए हैं, पीसीटी को। मैंने बताया था आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। H2O बेटा 80% ऑफ H2O रीअब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, इसी पीसीटी में। यहाँ बेटा ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम 75% रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम 70% रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा कैल्शियम, PO4, बाइकार्बोनेट, विटामिन सी एंड अमाइनो एसिड्स, ये सब रीअब्जॉर्प्शन होते हैं एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। पैसिव प्रोसेस में अब बेटा जब पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होगा ना, क्लोरीन भी रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन क्लोरीन पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम करने के लिए, ताकि आयोनिक इक्विलिब्रियम रहे। तो पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होगा तो क्लोरीन रीअब्जॉर्ब होगा बेटा। जब भी प्लस साइन रीअब्जॉर्प्शन में आता है ना तो माइनस को भी रीअब्जॉर्ब होना पड़ता है। आप केमिस्ट्री में जानते होगे इस बात को। अब हालांकि कितना भी परफेक्ट रीअब्जॉर्प्शन हम लोग करें, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस देखो, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडी बहुत थोड़ा सा अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ रीअब्जॉर्ब हो गया बेटा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। अब इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लूप ऑफ हेनली में। बेटा लूप ऑफ हेनली में दो लिम्ब है, एक तो डिसेंडिंग है और दूसरा क्या है बेटा, असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में आप हमेशा याद रखना बेटा कि डिसेंडिंग लिम्ब, ये देखो डिसेंडिंग लिम्ब मैंने लिख दिया है, परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। बहुत बार पूछा जाता है बेटा, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट।
जबकि जब असेंडिंग लिम्ब में हम आ जाएंगे ना बेटा, तो यहाँ पे परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर है। तो ये याद रखना कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल है किसका, वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है बेटा। जबकि अगर हम लोग असेंडिंग लिम्ब में जाएं तो ये परमिएबल किसके लिए, सॉल्ट के लिए है। ठीक है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। देखो बेटा सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इस तरफ से, ये क्या है बीच में, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। कौन रीअब्जॉर्ब करता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ही रीअब्जॉर्ब करता है। तो बेटा दोनों तरफ से ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है, डिसेंडिंग से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है और इस तरफ से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है बेटा। और ये जो सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना बेटा, ये सोडियम एक्टिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन पैसिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा। तो निगेटिव चार्ज पैसिवली, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रीअब्जॉर्ब होता है तो निगेटिव चार्ज भी साथ में रीअब्जॉर्ब होता है। और ऊपर देखो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है। अब याद रखना बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो तीसरा जो है बेटा DCT, DCT में भी याद रखना परमिएबल फॉर सॉल्ट। DCT को बेटा हमने दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला वाला जो पार्ट है जो अर्ली DCT है वो परमिएबल क्या करता है, सॉल्ट को, जबकि जो बाद वाला पार्ट है अब सॉल्ट को बेटा रीअब्जॉर्ब करेगा लेकिन वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता। तो अर्ली DCT यानी कि ये देखो DCT है ना, ये वाला जो अर्ली DCT है परमिएबल फॉर सॉल्ट है ना, लेकिन वाटर को हमने रीअब्जॉर्ब होते हुए नहीं दिखाया बेटा। लेकिन अगर हम लोग लेट DCT में चले जाएं, यहाँ पे भी हमने अर्ली DCT को दिखाया है। तो अर्ली DCT जो है परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर, जबकि जो लेट है जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है DCT का, CT का, CD का बेटा, वो परमिएबल फॉर सॉल्ट है एंड परमिएबल फॉर वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ADH का मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बेटा ये हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे ADH को डिटेल में। तो यहाँ पे जो वाटर रीअब्जॉर्ब अगर होगा, मैंने बताया था पहले भी बेटा कि जो लास्ट में जो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है वो कंडीशनल होता है। तो यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH के इन्फ्लुएंस में रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बेटा मैंने रीअब्जॉर्प्शन दिखाया। अगर हम इसमें सिक्रीशन भी दिखाते तो जो सब्सटेंस हमारा बॉडी बिल्कुल लाइक नहीं करता उसको वापस कहाँ भेज देता बेटा, फेंक देता। कहाँ वापस, तो PCT में, लूप ऑफ हेनली में एंड DCT में। इसी को हम लोग सिक्रीशन करते हैं। तो सिक्रीशन कैसा प्रोसेस हो गया, एक्टिवली प्रोसेस हो गया। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो और इसको बराबर पूछा जाता है बेटा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ये पहला हो गया PCT, ये हो गया लूप ऑफ हेनली और ये हो गया DCT और बाकी का CT CD वगैरह हो गया बेटा। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लो। हम सिक्रीशन को भी अभी लिख के दिखा देते हैं। एक और बात बेटा, यहाँ पर जो PCT है, ये PCT है, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है। इन दोनों बीच में जो जगह खाली है ना बेटा, जो दोनों के बीच जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इंटरस्टिशियल स्पेस दिखाया बेटा। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस तो हर जगह होगा। यहाँ पे देखो मैंने बीच में दिखा दिया बेटा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी को। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया और ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या हो गया बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे भी भरा होगा बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ भी प्रेजेंट होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। उसी तरह बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। इस तरह से क्या होता है कि जितने भी रीअब्जॉर्प्शन में जो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं।
यहाँ पे बेटा जो कौन सा सब्सटेंस कितना रीअब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। तो अब हम पहले सिक्रीशन को देखेंगे बेटा, फिर हम आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में बताएंगे। सिक्रीशन अभी मैंने बता दिया, कितना भी रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, कुछ ना कुछ अमाउंट में हार्मफुल सब्सटेंस में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे सब्सटेंस को फोर्सफुली वापस कहाँ भेज दिया जाता है? पीसीटी में, लूप ऑफ हेनली में एंड डीसीटी में। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन जो है ना वो मेनली कहाँ होता है? तो डीसीटी, सीटी एंड सीडी में होता है। इसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बाई फोर्स वापस एक्टिव प्रोसेस के मदद से भेज दिया जाता है। यहाँ पे पीसीटी में भी थिक जो पोर्शन है वहाँ पर होता है, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में भी थोड़ा बहुत सिक्रीशन होता है। जैसे हाइड्रोजन आयंस का मेनली सिक्रीशन होता है, NH3 आयंस का सिक्रीशन होता है एंड ड्रग्स का सिक्रीशन होता है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है वो तो हमारे बॉडी में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो उसका बाई प्रोडक्ट रहता है वो हमारे लिए टॉक्सिक है और उसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे बेटा अब ये देखो मैंने क्या बना दिया ये, तो ये जो है ना हो गया हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ये हो गया बेटा। और ये क्या हो गया? तो ये बाकी के पार्ट्स हो गए हैं डीसीटी, सीटी एंड सीडी। तो ये जितने भी देख रहे हो ना, पोटेशियम, हाइड्रोजन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ड्रग्स, इसको बाई फोर्स भेज दिया गया वापस कि भाई तुम जाओ अपने जगह, ये सुसु में चला जाएगा। अब ये जो है ना यहाँ पर क्या होता है, मैंने पोटेशियम भी लिख दिया है। तो यहाँ पे बेटा एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है बेटा। इसमें सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है लेकिन पोटेशियम को वापस भेज दिया जाता है सुसु में ताकि तुम एलिमिनेट हो जाओ। तो ये है बेटा सिक्रीशन। अच्छा एक और बात है, जो मैमल्स होते हैं ना उसमें सिक्रीशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोमेंस कैप्सूल होते हैं, वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होने के कारण मैमल्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो हमारे लिए सिक्रीशन हो या ना हो, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो मैरीन एनिमल्स है ना बेटा, या डिजर्ट एम्फीबियंस है, उनमें ग्लोमेरुलस होता ही नहीं है। ग्लोमेरुलस इज एब्सेंट इन मैरीन एनिमल्स एंड डिजर्ट एम्फीबियंस। तो उनमें बेटा सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी के नाइट्रोजीनियस बेस जैसे यूरिया हो गया या कुछ मिनरल सॉल्ट हो गया, तो वो बेटा क्या करते हैं, उसको सिक्रीशन प्रोसेस से बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब बेटा ये सब कुछ होने के बाद एक टॉपिक और है, जैसे मैंने आपको बताया था रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना ये वो वैल्यू है कि जिस प्रोडक्ट का, जिस सब्सटेंस का रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा बेटा, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता जिसका थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है। जैसे ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो बेटा इसका जो है इन दोनों का अगर देखा जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये किसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है बेटा? तो ये ग्लूकोज का है। ये किसका है? अमाइनो एसिड का है। तो इन दोनों को कभी भी हम लोग क्या करेंगे, बॉडी से एलिमिनेट होने नहीं देंगे। क्यों एलिमिनेट होने नहीं देंगे? क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको हमको चाहे एक्टिवली क्यों ना एब्जॉर्ब करना पड़े बेटा, लेकिन हाँ अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड है फिर उसको हम नहीं रोक सकते बेटा। थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो रोक लेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक हम उसको बॉडी में रोक के रखेंगे, चाहे एक्टिव प्रोसेस से रोके चाहे जिस प्रोसेस से रोके बेटा। लेकिन अगर इनका क्वांटिटी थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो हम रोक के रखेंगे। उससे ज़्यादा अगर होगा, मान लो 200 मिलीग्राम हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो 180 तो रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन बाकी का क्या कर दिया जाएगा, उसको हम लोग रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बेटा बॉडी से। तो इसको कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। जिनका रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होता है
जैसे यूरिया का, यूरिक एसिड का, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि उसको ऑल सीक्रेट कर देते हैं, बाई फोर्स उसको बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम होता है। तो रीनल थ्रेशोल्ड यहाँ पे याद रखना बेटा आप। अब जो यूरिन फॉर्म हुआ, ये यूरिन कैसा होता है? तो बेटा येलोइश कलर का होता है अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया मौजूद है तो। अगर यूरिया कम अमाउंट में होगा तो आपको ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई देगा। अगर इसका देखा जाए बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, पर डे कितना यूरिन फॉर्म करता है, तो बेटा 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर पर डे। इसका जो पीएच होता है ना बेटा यूरिन का, वो पीएच होता है 6, लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द यूरिन। तो इसका पीएच क्या होता है? 4.5 टू 8.2 तक इसका पीएच का रेंज होता है बेटा। ये जो कलर देख रहे हो ना आप, यूरिया का येलोइश कलर, तो ये बेटा यूरोक्रोम जो है वो टूट जाता है यूरोबिलीन में। यूरोबिलीन क्या है? तो ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोडक्ट है। हेमोग्लोबिन प्रोडक्ट टूटता है तो उसी का एक बाई प्रोडक्ट है बेटा यूरोबिलीन, जिसका वो कलर है यूरिन का। अगर यूरिन को बॉडी से डिस्चार्ज किया जाए ना बेटा, उसका जो स्मेल है वो अमोनिया लाइक होता है, क्योंकि जैसे हम यूरिया डिस्चार्ज करते हैं ना, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और ये बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है बेटा यूरिया से अमोनिया में। तो जो अमोनिया का स्मेल है ना, वही हमारा यूरिया का भी स्मेल होता है बेटा। कुछ समय के बाद हमें अमोनिया जैसा गंध मिलता है। यूरिया में ये हो गया बेटा। अब जो है यूरिन में कंपोजिशन में क्या क्या होता है बेटा? वाटर तो होगा ही 95%, सॉल्ट वो सभी सॉल्ट होंगे बेटा जिसको हमने सीक्रेट कर दिया है या जो हमारे लिए यूजलेस थे। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कौन कौन आ गया बेटा? यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, सिट्रुलिन है, जिसमें भी नाइट्रोजन कंपाउंड है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। बहुत सारा नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी बेटा होता है यूरिन में, इनमें नाइट्रोजन नहीं होता, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, फेनोलिक एसिड सब्सटेंसेस, विटामिन सी तो बहुत सारे विटामिन है बेटा, जैसे ADE अगर ज़्यादा अमाउंट में हो ना तो उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, NC, उसको रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है बेटा। तो विटामिन सी वैसे भी हम लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट होता है ना बेटा तब वो सिक्रीट हो जाता है। अदरवाइज अगर हम ठीक ठाक अमाउंट में लेंगे तो उसका सिक्रीशन नहीं होगा, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है बेटा हमारे बॉडी के लिए। तो बेटा ये जो टॉपिक है आज हम यहीं तक रोकते हैं इसको। आप बच्चे इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद 1-2 टॉपिक और चलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये सारा जो भी अभी हमने बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आज के क्लास में मैंने बताया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बताया, सिक्रीशन बताया, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एक साथ भी बताया बेटा, और ये सिक्रीशन को मैंने अलग से लिख दिया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे बेटा। और उसके बाद ये जो यूरिन बन गया बेटा, इसको एक्सक्रीट कर देंगे, ताकि ये कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर चला जाएगा बेटा। तो बेटा थैंक यू बेटा।